हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपनी माई कमांड्स की प्लेलिस्ट जो है कवर कर रहे हैं। अब तक हमने अपनी माई कमांड्स की प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जाइए और पुरानी वाली वीडियोस सारी देखिए, जिसमें कि हमने एसक्यूएल कमांड्स का कैटेगराइजेशन या अलग अलग जितनी भी एसक्यूएल कमांड्स हमारी बेसिक वाली थी हमने सारी कवर करी हैं। फिलहाल हम जो आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं वो हम अगेन डीक्यूएल कमांड, एक कैटेगराइजेशन होती है एसक्यूएल कमांड्स के अंदर ही। डीक्यूएल के अंदर हमारी एक ही कमांड आती है, दैट इज सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड आती है। हम उसके एग्जांपल्स कवर कर रहे हैं। अब तक हम सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड के 3 एग्जांपल्स कवर कर चुके हैं लास्ट 3 वीडियोस में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड का 4th एग्जांपल। तो सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड होती क्या है, कैसे है, ये आप मेरी लास्ट की 3 से 4 वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज की हम अपनी वीडियो में जो कि देखने वाले हैं इसका 4th एग्जांपल। ठीक है, तो आगे चलते हैं सीधा। अगर मैं बात करूं अगेन, अगर इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ कि सिलेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट होती क्या है, तो सिलेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट का हमारा काम होता है डेटा को रिट्राइव करना एक या एक से ज्यादा टेबल्स में से, और उसे रिटर्न करना टैबुलर फॉर्मेट में। टैबुलर फॉर्मेट मतलब रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में ही अपने उस आउटपुट को रिप्रेजेंट करना। ये काम होता है हमारे सिलेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट का। मीन्स हमारे पास लेट से एक टेबल है जिसमें 6 या 10 रोज हैं। हम चाहते हैं उनमें से किसी कंडीशन के बेसिस पे, किसी नीड के बेसिस पे सारे की सारी टेबल ना उठ के आए, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड या स्पेसिफिक कॉलम हमारा रिट्राइव होके आ जाए किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पे। तो ये सारे काम हम अपने सिलेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट की मदद से करते हैं। ठीक, ये भी बहुत बेसिक है जो मैं हर वीडियो में आपको पिछले 2-3 वीडियो से बताती आ रही हूँ कि अगर हमें सारे के सारे कॉलम्स फेच करने होते हैं तो हम स्टार ऑपरेटर का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम को फेच करना है तो वो भी हम कर सकते हैं स्टार की जगह स्पेसिफिक कॉलम का नेम लिखकर। ठीक है, नैरो रिजल्ट्स चाहिए होते हैं तब हम यूज करते हैं वेयर फिल्टर का। ये वाली चीज भी वेयर फिल्टर मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ही बताया है। तो किसी ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं कि कैसे हम वेयर फिल्टर, वेयर क्लॉज का यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक रो को, रिकॉर्ड को अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेने के लिए। तो आज की हम जो वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आज का जो हमारा होने वाला है 4th एग्जाम्पल, उसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप बाय क्लॉज कि ये ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है। ठीक है, जैसे वेयर क्लॉज था लास्ट वीडियो में, ऐसे यहाँ पे हमारा क्या आया है, ग्रुप बाय क्लॉज। सो बेसिकली एक चीज बस आपको मैं सिंटेक्स में जो एक चीज यहाँ पे समझाना चाहूंगी वो ये है कि ये याद रखना कि जिस कॉलम पर हम ग्रुप बाय लगाते हैं, जैसे वहां पे हम एक कॉलम पे लगाते थे वेयर क्लॉज कंडीशन देने के लिए, ऐसे जैसे अगर आप सिंटेक्स देखोगे तो मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जिस कॉलम पे हम ग्रुप बाय लगा रहे हैं उसको हम यहाँ पे सिलेक्शन में जरूर लिखते हैं। तो मैंने लेट से यहाँ पे लिखा सिलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम 1। तो कॉलम 1 जिस पे कंडीशन मैंने यहाँ लगाई वो यहाँ सिलेक्शन में भी आएगा ही आएगा। ये चीज एक नॉर्मली हम कहकर चलते हैं कि जब भी हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज को समझते हैं, हम अपने क्वेरीज में लगा रहे हैं, तो जिस कॉलम पे हम ग्रुप बाय लगाते हैं वो सिलेक्शन में भी आता ही आता है। ठीक है, हो सकता है अभी शायद आपको ये समझ ना आए कि ग्रुप बाय का मतलब क्या है, ऐसा क्यों कंपलसरी है कि यहाँ डाला है तो वहां भी डालना होगा। अभी जस्ट इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाने वाले हैं उसमें मैं प्रॉपर एक एग्जांपल के साथ आपको ये वाली चीज समझाऊंगी। ठीक है, तो कॉलम 1 कॉलम 2 जो हमने यहाँ दिए, इनका मतलब तो वही है कि जिन कॉलम्स को हम रिट्राइव करना चाहते हैं उनको हमने यहाँ मेंशन करा। टेबल अंडरस्कोर नेम का मतलब वो टेबल का नाम आएगा जिसपे हम ये क्वेरी लगा रहे हैं। तो यहाँ तक की क्वेरी तो नॉर्मल है, बस इसके आगे ये ऐड हुआ है ग्रुप बाय कॉलम 1। समझ नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखेंगे जस्ट एग्जाम्पल ये रहा। देखो हमारा एग्जाम्पल 4 क्या है, हम कर रहे हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज ग्रुप बाय क्लॉज के साथ। ये मेरी अगेन वही सेम टेबल में लेकर चल रही हूँ जो मैं पिछले 3 वीडियो से लेकर चल रही थी, जिससे कि आपको एक ही टेबल पे सारी क्वेरी समझ आती चली जाए। इसलिए इसी वजह से मैंने सेम टेबल रखी है, वही कस्टमर वाली टेबल है जिसमें कि मेरे 6 कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एज एंड फोन नंबर। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज के साथ।
अब ये बेसिकली क्या करता है, ग्रुप बाय क्लॉज रोज को ग्रुप कर देता है और एग्रीगेशन फंक्शन को परफॉर्म करता है। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेयर वी विल काउंट, इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, हेयर वी विल काउंट द नंबर ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम ईच कंट्री। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कंट्री कॉलम पे काम करूंगी और मैं क्या करूंगी, मैं ये करूंगी कि मैं ये देखूंगी यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज अवेलेबल है, यूएसए, जापान और इटली। तो मैं ये देखूंगी कि यूएसए से टोटल काउंट बताऊंगी कि कस्टमर्स, कितने कस्टमर्स यूएसए से हैं, कितने कस्टमर्स मेरे जापान से हैं, कितने कस्टमर्स मेरे इटली से हैं। मैं कंट्री पे काम करने वाली हूँ, मीन्स मैं ग्रुप बाय किस पे लगाने वाली हूँ, कंट्री पे लगाने वाली हूँ। और कंट्री में मैं ग्रुपिंग करूंगी नंबर ऑफ कस्टमर्स की, कंट्री के अकॉर्डिंग मैं नंबर ऑफ कस्टमर्स की काउंटिंग करने वाली हूँ। पहले मैं ये देखूंगी कि कंट्री कौन कौन सी अवेलेबल है और फिर हर कंट्री में नंबर ऑफ कस्टमर्स टोटल कितने हैं। जैसे एक बार और समझो, पहले मैं दिखाती हूँ ये क्वेरी क्या है। देखो मैंने लिखा सिलेक्ट कंट्री, मीन्स देखो सिलेक्ट के आगे तो वो चीज आती है जो हमें अपने आउटपुट में दिखाना होता है। तो मैंने यहाँ पे दो चीज लिखी, सिलेक्ट कंट्री कॉमा काउंट स्टार एज कस्टमर काउंट। अब ये काउंट स्टार एज कस्टमर काउंट का मतलब क्या है, काउंट स्टार एज कस्टमर काउंट का मतलब ये हुआ कि मेरा क्या होगा, कस्टमर काउंट नाम का एक कॉलम बन जाएगा आउटपुट वाली टेबल में। ठीक है, और ये क्या करेगा, काउंट स्टार का मतलब ये टोटल काउंट करेगा, पूरा रिकॉर्ड देखेगा, सब उसमें काउंट करता चला जाएगा। स्टार कब लगाते हैं, जब हम सारे कॉलम्स चेक कर रहे होते हैं, सारे कॉलम्स पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये कॉलम वाइज सभी को चेक करेगा, काउंटिंग करेगा और उस काउंट को, जो काउंट निकल कर आएगा उसे स्टोर कर देगा कस्टमर काउंट नाम के कॉलम में, फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय कंट्री। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे दो कॉलम बन गए, पहला कॉलम बन गया कंट्री, दूसरा कॉलम बन गया कस्टमर काउंट। ठीक, अब मैंने लगाया है ग्रुप बाय कंट्री, तो ये क्या करेगा, कंट्री कॉलम पे जाएगा। इसने देखा कंट्री कॉलम में जाते ही पहली कंट्री आई यूएसए। यूएसए मतलब ये हो गया काउंट वन, ये वाला रिकॉर्ड हो गया काउंट वन। अब ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे गया, ऐसे कंट्री फिर से यूएसए मिला तो इसने इंक्रीमेंट कर दिया यूएसए के लिए काउंट टू। थर्ड मिला जापान, फिर फोर्थ मिला फिर से यूएसए, तो इसने यूएसए के लिए ही काउंट कर दिया थ्री। फिर मिला इटली, फिर हमारे रिकॉर्ड ही खत्म हो गए। तो यूएसए कंट्री के लिए हमारे कितने काउंट हो गए, थ्री। तो कस्टमर काउंट में क्या स्टोर हो गया, थ्री। मीन्स यूएसए वाली कंट्री के लिए तीन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है मेरी टेबल में। फिर हम आए दूसरी कंट्री जापान, फिर इसने चेक करा तो जापान का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिला, तो कस्टमर काउंट में इसने नंबर ऑफ रिकॉर्ड जापान के लिए स्टोर कर दिए वन। फिर ऐसे ही इटली पे गया, इटली का भी सिर्फ से एक रिकॉर्ड मिला पूरी टेबल में, तो इसने नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने बैठे इटली का, वन, उस वन को इसने स्टोर कर दिया कस्टमर काउंट वाले कॉलम में। तो इस तरीके से हमारा काम करता है ये ग्रुप बाय। ठीक है, मीन्स जैसे जैसे ये रिकॉर्ड्स काउंट करता जा रहा था, काउंट स्टार लगाया, मीन्स ये सारे कॉलम्स के रेस्पेक्ट में रिकॉर्ड काउंट करेगा और कस्टमर काउंट नाम का हमने एक कॉलम बनाया, उसमें उस काउंट को स्टोर कर देगा। तो कंट्री में हमारी तीन ही कंट्रीज अवेलेबल थे, यूएसए, जापान, इटली। इसने बार बार रिपीट नहीं करा, यूएसए दो बार या तीन बार नहीं लिखा, लिखा एक बार ही, और वो कितनी बार आया, कितने रिकॉर्ड उस यूएसए के कॉरेस्पॉन्डिंग अवेलेबल थे, वो काउंट इसने यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से काम करता है हमारा ग्रुप बाय क्लॉज। तो देखो ग्रुप बाय के आगे जो कंट्री हमने लिखी, क्योंकि हम उसके रेस्पेक्ट में काउंट कर रहे हैं, इसलिए आउटपुट टेबल में तो वो कॉलम आना ही आना था, क्योंकि हम इसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं कि हाँ यूएसए के तीन रिकॉर्ड हैं, जापान का एक रिकॉर्ड है, इटली का भी एक रिकॉर्ड है, तो इसलिए ये वाला कॉलम तो हमारा सिलेक्ट में आना ही आना था। ठीक है, और जो हम काउंटिंग कर रहे हैं रिकॉर्ड की, उसे हमने एक नया कॉलम बना दिया कस्टमर काउंट नाम का, हम उसकी काउंटिंग को इस कॉलम में स्टोर कर रहे हैं। तो ये तरीका होता है ग्रुप बाय क्लॉज को यूज करने का। आई होप इस एग्जाम्पल से अब आपको इजीली क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप बाय काम कैसे करता है। भाई जिस कॉलम के रेस्पेक्ट में हम ग्रुपिंग कर रहे थे, वो कॉलम तो हमें दिखाना ही दिखाना पड़ेगा आउटपुट में, और इसी वजह से
मैंने अभी आपसे प्रीवियस स्लाइड में ये वाली चीज बोली थी कि जो कॉलम आप ग्रुपिंग के लिए यूज कर रहे हो उसे तो आपको सिलेक्ट के साथ लिखना ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम आउटपुट में तभी समझा पाएंगे कि हाँ यूएसए के इतने रिकॉर्ड हैं, जापान के रेस्पेक्ट में इतने रिकॉर्ड है और इटली के रेस्पेक्ट में इतने रिकॉर्ड है। तो आई होप अब जाके समझ आया होगा कि ग्रुप बाय क्लॉज का आप इसे यहाँ भी लगा सकते थे एज पे। अगर एज पे लगाते तो मैं क्या कहती कि 23 एज वाले कितने रिकॉर्ड हैं, 21 वाले कितने रिकॉर्ड हैं, 24 वाले कितने रिकॉर्ड हैं और 22 वाले कितने रिकॉर्ड हैं। तब मैं यहाँ पे कंट्री की जगह एज लिख देती और यहाँ भी कंट्री की जगह एज लिख देती। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपके ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करने का सिलेक्ट के साथ। ये था हमारा सिलेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट का फोर्थ एग्जांपल। आई होप ग्रुप बाय क्लॉज समझ में आया होगा। मैं अगेन कहूंगी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें। ठीक है, हम इस पे फिर से डिस्कशन करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में अगर डाउट होगा तो। वैसे आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो थैंक यू।